मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें एक अनाथालय का सीन दिखाया जाता है और इस अनाथालय का नाम है ग्रेसफील्ड और इस ऑर्फनेज में रहने वाले सभी बच्चों को इजाबेला नाम की एक लेडी संभालती है। वैसे तो इजाबेला बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, इसलिए सभी बच्चे इजाबेला को बहुत प्यार करते थे और उसे माँ कहकर बुलाते थे। इजाबेला ने ऑर्फनेज को इतनी अच्छे से संभाला हुआ था कि यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में रहते थे। सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इजाबेला बच्चों को संभालने के साथ साथ उन्हें पढ़ाती भी थी ताकि जब भी वे यहाँ से निकलें या फिर कोई उन्हें अडॉप्ट करे तो वो शिक्षित हों। वैसे तो ये ऑर्फनेज बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ खेलने का मैदान तो बहुत ही सुंदर बना हुआ जहाँ छोटे बड़े बच्चे हमेशा खेला करते थे। लेकिन इस ऑर्फनेज का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये था कि कोई भी वहाँ की दीवार को पार नहीं कर सकता था, जिसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी और सारे बच्चे इस रूल को जानते थे और इसकी पनिशमेंट भी, इसलिए कोई भी इस दीवार को पार नहीं करता था। वैसे तो आज यहाँ पर सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम गैनी है आज उसे कोई अडॉप्ट करने के लिए आ रहा है। अब इजाबेला यहाँ पर आती है और गैनी को अपने साथ लेकर जाती है। तभी वही पास खड़ा एक बच्चा जिसका नाम नॉर्मन है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। वो अपनी फ्रेंड एम्मा से पूछता है, क्या गैनी यहाँ से जाने के बाद हमें कोई लेटर लिखेगी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऑर्फनेज छोड़ने वाला हर बच्चा ये प्रॉमिस करके जाता था कि वो वहाँ जाकर अपने दोस्तों को जरूर लेटर लिखेगा और बहुत सारे बच्चे पहले भी अडॉप्ट किए जा चुके थे, लेकिन आज तक उनमें से किसी का भी लेटर नहीं आया था। तभी एम्मा कहती है, मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन था, एटलीस्ट कोई तो हमारा फ्रेंड होता जो हमें लेटर लिखता। ये तो आश्चर्य की बात है कि किसी ने हमें लेटर नहीं लिखा। तभी नॉर्मन कहता है, खैर जाने दो, और अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर इनकी नजर एक टेडी बियर पर पड़ती है। दरअसल ये गैनी का फेवरेट टेडी बियर था। वो इसे अपने से दूर कभी नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं आज क्या वो अचानक से कैसे भूल गई। ये सोचकर एम्मा और नॉर्मन टेडी को उसके पास ले जाने लगते हैं। तभी वहीं पर एक लड़का रे आ जाता है जो कि इन दोनों को हड़बड़ाता हुआ देखकर वो कहता है कि बाहर की गेट की लाइट तो अभी भी ऑन है और अगर तुम गैनी को उसका टेडी बियर देना चाहते हो तो तुम दोनों भी जा सकते हो। ऐसे सुनकर ये खुश हो जाते हैं और भागकर बाहर की गेट की तरफ आ जाते हैं। दरअसल बाहर की लाइट जलने का मतलब ये था कि गैनी अभी यहीं पर है। जैसे ये दोनों बाहर आते ही इन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखाई देता है। नॉर्मन को ऐसा लगता है कि शायद गैनी इसी ट्रक में है। वो जैसे उस ट्रक में झाँक कर देखता है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दरअसल इस ट्रक के अंदर गैनी की डेड बॉडी रखी हुई थी, वहीं उसकी चेस्ट पर एक फ्लावर लगा हुआ था। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भाग पाते इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। बचने के लिए ये दोनों डर के मारे जल्दी से ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और तभी ये क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो बड़े बड़े डीमंस आ रहे हैं और वो जल्दी से गैनी की डेड बॉडी को उठाते हैं और एक बड़े से थैले में उसे डाल देते हैं। तभी एक डीमन दूसरे डीमन से बात कर रहा होता है कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों का मीट तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पाला जाता है ताकि हम इनका स्वादिष्ट मीट खा सके और उसके मजे ले सके। ये बात सुनते ही एम्मा और नॉर्मन के पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है और अब इन दोनों को ये समझ आ जाता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद कोई बच्चा उन्हें लेटर क्यों नहीं लिखता था। दरअसल बाहर आकर बच्चे इन डीमंस का भोजन बनते थे और यहाँ पर रहने वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए पाला जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ इजाबेला आ जाती है जो कि डीमन से कहती है कि इस बार तुम इसी बच्ची से काम चला लो, अगली बार हम तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा लेकर आएंगे। दरअसल डीमंस का मानना था कि बच्चा जितना इंटेलिजेंट होगा उसका मीट उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तभी डीमंस इजाबेला से कहते हैं कि हमें यहाँ किसी और बच्चे की होने की खुशबू आ रही है और जैसे ही वो डीमंस ट्रक के नीचे झांकते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ था गैनी का टेडी बियर। डीमंस उस टेडी बियर को इजाबेला के हाथ में थमा देते हैं। उस टेडी को देखते ही इजाबेला ये समझ चुकी थी कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया है। अब से शिफ्ट होता है एम्मा और नॉर्मन के पास जो कि चुपके से यहाँ से बचकर अंदर की ओर भाग रहे थे। भागते वक्त एम्मा गिर जाती है और रोने लगती है। वो नॉर्मन से कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसे हम माँ कहते हैं वो हमारी कातिल है। तभी नॉर्मन एम्मा से कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को अभी के अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी एम्मा नॉर्मन को रोकते हुए कहती है कि ये काम इतना आसान नहीं है और हमें यहाँ से अकेले नहीं बल्कि सारे बच्चों को लेकर साथ में जाना है। ऐसा कहते कहते वो दोनों एक बड़ी सी फेंस के सामने आ जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी एम्मा कहती है कि एक बार हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम बाकी सभी बच्चों को इस बारे में बता देंगे। ये लोग उस फेंस को पार करके जैसे ही दूसरी तरफ जाते हैं इन्हें नजर आती है एक बड़ी सी दीवार जिसे पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए इन्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये जल्दी से वहाँ से वापस आ जाते हैं। जब ये दोनों वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि ग्राउंड में खेल रहे बच्चों में हलचल मची हुई है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एक बच्ची यहाँ से गायब हो चुकी है। और जैसे ये खबर इजाबेला तक पहुँचती है वो सभी को शांत करवाती है और अपने पॉकेट से एक अजीब सी डिवाइस निकालती है। उसमें देखते ही वो जंगल की ओर चली जाती है और कुछ ही देर में उस खोई हुई बच्ची को वापस ले आती है। ये देखते ही एम्मा
और नॉर्मन हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि इजाबेला ने हम सभी के अंदर एक ट्रैकर फिट किया हुआ है, जिसकी हेल्प से वो इजीली हम सभी के लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकती है। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी सडन वहाँ रे आ जाता है। वो इन्हें देखकर कहता है, बताओ क्या बातें चल रही थी। तभी एमा कहती है, कुछ भी नहीं। इस पर रे कहता है कि तुम दोनों की शक्ल बता रही है कि कुछ न कुछ सीरियस मैटर है और तुम्हें तो मुझसे बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। और अब नॉर्मन भी रे को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर रे भी हैरान हो जाता है। अब ये तीनों यहाँ से लाइब्रेरी पहुँचते हैं और वहाँ की बुक्स को निकालकर कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर इन्हें हर बुक्स में कॉमन चीज मिलती है। हर बुक के आखिरी पन्ने पर एक अजीब सा उल्लू बना हुआ था, जिसके चारों तरफ कुछ न कुछ लिखा था। जब ये इस लिखावट को डिकोड करते हैं तो इन्हें पता चलता है दरअसल ये एक नाम था, पीटर, और ये लिखी हुई बुक्स पीटर की थी, जो कि अपनी हर बुक में ये बताना चाहता है कि सारे बच्चों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है। शाम के वक्त इजाबेला सारे बच्चों से एक लेडी को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका नाम क्रोन था। वो सभी बच्चों को बताती है कि ये मेरी असिस्टेंट क्रोन है, जो कि आज से मेरी मदद करेगी तुम सभी की देखभाल करने के लिए। ये सुनकर नॉर्मन और एमा तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उनके लिए और खतरा बढ़ने वाला था। तभी इजाबेला अपने असिस्टेंट क्रोन को अकेले में बुलाती है और वो उसे एमा, नॉर्मन और रे की प्रोफाइल दिखाती है। इजाबेला क्रोन से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे जिनकी मैंने तुम्हें प्रोफाइल दिखाई है, ये इस जगह की सच्चाई को जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें और भी सतर्क होकर काम करना पड़ेगा और कैसे भी करके अपनी कड़ी नजर इन तीनों पर बनाए रखनी है। अब प्लान के मुताबिक सबसे पहले रे, नॉर्मन और एमा सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक गेम खिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी भी तुम्हें इस अनाथालय से भागना पड़े तो कैसे भागोगे। कहीं न कहीं वो इन सभी को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहीं पर क्रोन आ जाती है। जल्द ही वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाती है। वो सभी बच्चों को आसानी से ढूंढ लेती है, लेकिन नॉर्मन को नहीं ढूंढ पाती, जिसकी वजह से वो खुद भी हैरान हो जाती है। अब नॉर्मन अपने दोनों साथियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों में ही कोई इजाबेला का जासूस है, जो कि हमारी हर हरकतों की इन्फॉर्मेशन इजाबेला को देता है। नॉर्मन कहता है कि अगर हमें ये पता लगाना है तो सबसे पहले हमें अपनी टीम और बड़ी करनी होगी। अब वो अपने हम उम्र के बच्चे यानी कि गिल्डा और डॉन को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करते हैं। एमा जल्दी से गिल्डा और डॉन को बुला कर लाती है। अब नॉर्मन इन दोनों को यहाँ हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। डॉन को तो उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इवन वो इजाबेला के बारे में ऐसी बातें सुनकर भड़क जाता है और नॉर्मन को पीटने लगता है। एमा उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन डॉन को भी पूरा विश्वास तो नहीं था, पर गिल्डा को पूरा का पूरा विश्वास हो चुका था और इसीलिए अब ये सभी एक टीम में थे। दीवार को पार करने के लिए इन्हें सबसे पहले रस्सियों की जरूरत थी। ये सभी मिलकर बड़ी बड़ी रस्सियों को ढूंढते हैं और एक जगह पर लाकर छुपा देते हैं। अब रात हो चुकी थी। तभी हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा जो कि इजाबेला का जासूस था, जिसके हाथ में एक नोट था और वो उस नोट को लेकर इजाबेला के रूम तक आ जाता है और बड़ी ही चालाकी से उस नोट को इजाबेला के रूम के अंदर खिसका देता है। इस नोट में रस्सियों के छुपाने की जगह लगी थी और लिखा था, नॉर्मन एक बुरा इंसान है। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉर्मन अपने सभी साथियों के साथ छुपाई गई रस्सियों वाली जगह पर पहुंचता है और वहाँ पर रस्सियां ना देखकर हैरान हो जाता है। तभी एमा कहती है, मेरा पूरा शक गिल्डा और डॉन पर है। नॉर्मन कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो इन दोनों को रस्सियां छुपाने की असली जगह बताई ही नहीं थी और ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में थी, यानी कि एमा, रे और नॉर्मन के बीच में। तभी नॉर्मन कहता है, एक्चुअली ये मेरा प्लान था। दरअसल मैं रे को चेक करना चाहता था क्या वही जासूस है, और ये बात सच हो गई। नॉर्मन रे को आंखें दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही इजाबेला के जासूस हो, इसलिए हमें सच्चाई बताओ। रे कहता है, हाँ मैं ही हूँ। रे कहता है कि मुझे यहाँ की सच्चाई के बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका था, लेकिन किसी भी हाल में मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इजाबेला के गुड बुक्स में रहने का फैसला किया और मैं उसका स्पाई बन गया ताकि वो मुझे डीमंस के पास ना भेजे। लेकिन तभी रे इमोशनल होकर कहता है कि मैं हर दिन प्लानिंग करता हूँ यहाँ से बाहर जाने की। वो कहता है, गैनी का टेडी मैंने ही छुपाया था ताकि तुम दोनों उस टेडी को देने बाहर जा सको और यहाँ का सच क्या है अपनी आंखों से देख सको। उसकी ये बातें सुनकर नॉर्मन कहता है कि हम तुम पर एक बार फिर से भरोसा कर सकते हैं, अगर तुम ये जासूसी का काम हमारे लिए करो। फिर क्या था, रे तो हाँ कर देता है। अब बिना देर के हुए एक बार फिर से इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। रे एक बार फिर से बड़ी ही चालाकी से सारी रस्सियों को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देता है और वो इसके साथ कुछ गैजेट्स को भी छुपाता है। दरअसल ये वो गैजेट्स थे जो कि इनकी बॉडी पर लगे ट्रैकर को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर सकते थे और ये गैजेट्स रे ने खुद बनाए थे ताकि इजाबेला इनकी लोकेशन को फाइंड आउट ना कर सके। इजाबेला को गुमराह करने के लिए रे उसके पास जाता है और उसे कहता है कि कुछ बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने वाले हैं। उसकी ये बात सुनकर इजाबेला कहती है, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, और साथ ही वो रे से कहती है कि जल्द ही तुम्हें भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही रे तो परेशान हो जाता है और उठकर तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। रे वहाँ से निकलकर तुरंत ही अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म करता है और अपने सभी साथियों से एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है। अब जब ये सभी बातें कर रहे थे तभी
तभी वहाँ पर क्रोन आ जाती है और इनकी छिपाई गई रस्सियों को देख लेती है और कहीं न कहीं इनकी कॉन्वर्सेशन को भी सुन लेती है। उसे देखते ही तो सभी के हालत टाइट हो जाती है, बिकॉज़ अब इनका प्लान तो रिवील हो चुका था। तभी क्रोन कहती है, डरो नहीं, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर नाज है और मैं तुम्हारे प्लान में मदद करना चाहती हूँ। वो बच्चों को अपने नेक पर लगी हुई चिप को दिखाती है और कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की और अगर ये सुराग इजाबेला के हाथों में लग गया तो वो मुझे करंट देकर मार देगी। लेकिन वो कहती है, मैं फिर भी तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। क्रोन कहती है, बचपन में मैं भी इसी ऑर्फनेज का हिस्सा थी और इस वक्त यहाँ फंसे बच्चों को बचाने के लिए मैं इजाबेला की जगह लेना चाहती हूँ। क्रोन बच्चों से कहती है कि मैं आज तुम्हें डीमंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। रात होते ही वो बच्चे क्रोन के रूम में पहुँच जाते हैं। क्रोन बच्चों को बताती है कि सालों पहले डीमंस और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था, लेकिन युद्ध में कहीं न कहीं डीमंस ह्यूमंस पर भारी पड़ रहे थे और वो एक एक कर सभी इंसानों को मारते जा रहे थे। और जब ये सिलसिला जारी रहा तब डीमंस और ह्यूमंस के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम था द प्रॉमिस। डीमंस को युद्ध रोकने के लिए कहा गया और डीमंस को ये प्रॉमिस करवाया गया कि हर रोज उन्हें खाने के लिए इंसानी मांस दिया जाएगा और वो भी बच्चे का मांस। और इसी पर्पस के लिए कुछ ऑर्फनेज का निर्माण किया गया जिनमें सिर्फ बच्चों को इसलिए रखा जाता था ताकि आगे चल के उन्हें डीमंस का भोजन बनाया जा सके। और तब से आज तक यही होता आ रहा है। क्रोन कहती है, इजाबेला को सब कुछ पता है, बच्चे उसके पकड़ से कहीं भाग न सके, जिसके कारण ही तुम लोगों के कान में ट्रैकर लगाया गया है। तभी क्रोन रे से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया है। दूसरे दिन क्रोन सभी बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देती है। वो चुपके से बच्चों के रूम में जाती है और चारों ओर ट्रैकर को ब्लॉक करने वाली डिवाइस को ढूंढने लगती है जिसे रे ने बनाया था। और ये सब कुछ गिल्डा बाहर से देख रही थी। वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास भागती है और वहाँ अपनी पूरी टीम को इसकी जानकारी दे देती है। बच्चों ने उस ब्लॉकिंग डिवाइस को एक टेडी बियर के अंदर छुपाया था। जैसे ही क्रोन उस टेडी बियर को उठाती है तब तक वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और तभी वहीं पर इजाबेला भी आ जाती है जो कि क्रोन से कहती है, आज से तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, तुम्हें किसी दूसरे ऑर्फनेज में भेजा जा रहा है। अचानक से हुए इस बदलाव से क्रोन थोड़ा हैरान थी। कहीं न कहीं उसे ये समझ में आ चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन बाहर जाने से पहले क्रोन उन बच्चों के लिए एक स्पेशल टाइप का पेन छोड़कर जाती है। अब वो जैसे ही बाहर आती है, बाहर आते ही वो सबसे पहले इस ऑर्फनेज के सुपरवाइजर से मिलती है जो कि बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी, जिसे सभी बच्चे दादी कहकर बुलाते थे। और तभी वो दादी एक डीमन को बुलाती है और उससे क्रोन की तरफ इशारा करती है। ऐसा करते ही वो डीमन क्रोन को मार देता है। दूसरी तरफ हम नॉर्मन और एमा को देखते हैं जो कि उस बड़ी सी दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और इधर रे बड़ी ही चालाकी से इजाबेला को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इजाबेला को ऑलरेडी इन सभी पर शक था, इसलिए वो रे का कॉलर पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देती है। इजाबेला के जाते ही डॉन जल्दी से रूम का दरवाजा खोलता है और रे को बाहर निकाल लेता है। इजाबेला जल्दी से उसी दीवार के पास आ जाती है जहाँ वो एमा और नॉर्मन को रंगे हाथों पकड़ लेती है। और फिर क्या था, वो दोनों को बहुत डांटती है और उन्हें कहती है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी एमा दौड़कर इजाबेला की तरफ आती है और उसे पकड़ लेती है और नॉर्मन को वहाँ से भागने के लिए कहती है। नॉर्मन जैसे ही वहाँ से भागता है, इतने में ही इजाबेला एमा का पैर तोड़ देती है। जब नॉर्मन पीछे मुड़कर देखता है तो एमा बेसुध पड़ी थी। उसे ऐसी हालत में देखकर वो वहीं रुक जाता है क्योंकि वो एमा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। नॉर्मन को देखते ही इजाबेला कहती है, अगली बारी तुम्हारी है, यानी कि इस बार तुम्हें अडॉप्ट किया जा रहा है। नॉर्मन और उसके बाकी साथी ये समझ चुके थे कि अब वो मारा जाएगा। जब नॉर्मन अपने कपड़े पैक कर रहा था तभी उसे वही पेन मिलता है जो कि क्रोन ने उनकी मदद के लिए छोड़ा था। नॉर्मन सोचता है, अब तो मैं मर नहीं वाला हूँ तो क्यों ना अपने दोस्तों की मदद करके जाऊँ, इसलिए वो अकेला ही उस दीवार पर चढ़ने लगता है। जल्दी वो सबसे ऊंचाई पर पहुँच जाता है और जब उसकी नजर दीवार की दूसरी तरफ पड़ती है तो वहाँ पर चारों ओर खाई थी। ऐसा देखकर उसे ये समझ आ चुका था कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। जल्दी ही वो वापस पहुंचकर अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें दीवार के उस तरफ का रास्ता बताता है। वो एक ड्राइंग बनाते हुए सभी से कहता है कि तुम्हें उस पार जाने के लिए सबसे पहले एक पुल को ढूंढना होगा। और तब तक इजाबेला उसे लेने के लिए आ जाती है क्योंकि आज रात ही उसे जाना था। एमा नॉर्मन को जाते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि आज रात डीमंस उसे खा जाएंगे। इजाबेला नॉर्मन को बाहर लेकर जाती है। बाहर जाते ही उसके सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका नाम था पीटर। पीटर कहता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, और वो डीमंस के बारे में नॉर्मन को बताने लगता है। नॉर्मन गुस्से में कहता है, मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम भी इन सारे लोगों से मिले हुए हो। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है एक डीमन और वो नॉर्मन को अपने साथ उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो कि नॉर्मन के जाने से बहुत सैड थी और उसके पैर में तो चोट भी थी। तभी इजाबेला उसके पास आती है और सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि यहाँ की अगली माँ तुम बनो और इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहती हूँ। एमा इजाबेला की ये बात सुनकर काफी हैरान थी। इजाबेला उसे अजीब से लुक्स देती है और फिर वहाँ से उठकर रे के पास आती है और
उससे कहती है तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि यहाँ से जाने का नंबर अब तुम्हारा है। इजाबेला के जाते ही एमा उसके पास आती है। वो उससे कहती है मेरे पास एक प्लान है। तभी रे एमा से कहता है मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। और फिर क्या था, वो उस कमरे में चारों तरफ आग लगा देता है। धुआं उठते ही इजाबेला दौड़कर वहाँ पर आती है। तभी एमा उसे बताती है कि तुम्हारी वॉच के साथ रे ने खुद को आग लगा ली है। दरअसल ये वॉच इजाबेला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसी वॉच के जरिए वो सारे बच्चों को ट्रैक किया करती थी। इजाबेला हाथ पैर मारती है और रे को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे वो पीछे की ओर टर्न होती है, एमा भी अब वहाँ से जा चुकी थी, वो भी अपने साथ सारे बच्चों को लेकर, और उसके साथ था रे। जी हाँ, ये सब कुछ इन बच्चों का प्लान था। और फिर हमें यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल नॉर्मन ने जाने से पहले एक पेपर पर वहाँ से भागने के रास्ते लिखे हुए थे और उसके साथ वो स्पेशल पेन भी दिया था। एमा को लेटर मिलते ही वो इस बारे में डॉन और ग्रेटा को बताती है, लेकिन वो रे को कुछ नहीं बताती क्योंकि हर वक्त इजाबेला की नजर रे पर रहती थी। एमा भी इजाबेला के सामने उदास होने का नाटक करती रहती थी ताकि उसे उस पर शक न हो। जब रे ने खुद को आग लगाया तो पीछे से जाकर ग्रेटा और डॉन ने रे को बचा लिया था और इधर एमा ने एक चाकू की मदद से इजाबेला के ट्रैकर को काटकर आग में फेंक दिया ताकि वो बच्चों को ट्रैक न कर पाए। और फिर इजाबेला के सामने दुखी होकर सारी कहानी सुना दी और बड़ी ही चालाकी से उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकली। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे वो उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वो उनकी तरह नहीं भाग सकते थे। एमा सारे छोटे बच्चों को ये प्रॉमिस करती है कि जल्द ही वो उन सभी को लेने आएगी और उन्हें यहाँ से बचाकर कहीं दूर ले जाएगी। अब यहीं से ये स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ रे और एमा सारे बच्चों को लेकर दीवार पर पहुँच चुके थे। जल्द ही वो एक तरफ चट्टान से लेकर दूसरी तरफ चट्टान पर रस्सी को बांध देते हैं और हैंगर के थ्रू एक एक कर सारे बच्चे दूसरी तरफ जाने लगते हैं और अंत में बचती है एमा। एमा इससे पहले कि वहाँ से निकल पाती तब तक वहाँ इजाबेला आ जाती है और वो एमा को वहाँ जाने से रोक देती है। वो एमा को बताती है कि मुझे तुम सभी बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी इंसानों को बचाने के लिए तुम बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ रही थी। इजाबेला कहती है मेरा भी एक बच्चा था लेकिन वो मुझसे कहीं बिछड़ गया और इसके बाद से तुम मेरी सबसे स्पेशल बच्ची बन गई। तभी एमा कहती है मैं आपके साथ यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे बाकी बच्चों के साथ वापस जाना है। इजाबेला कहती है अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं इस रस्सी को काट दूंगी और तुम्हें खाई में गिरा दूंगी। एमा इजाबेला की आंखों में आंखें डालकर कहती है मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और इतना कहते ही वो हैंगर की मदद से दीवार के दूसरी तरफ जाने लगती है। इजाबेला जैसे ही रस्सी को काटने वाली होती है तब तक उसे रे की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। रे जब भी पेड़ के पास बैठता था तो एक गाना गुनगुनाया करता था। तभी इजाबेला के दिमाग में चलता है कि रे हमेशा एक ही गाना गाया करता था और ये तो वही गाना था जब इजाबेला प्रेग्नेंट थी तब वो गाया करती थी। और अब उसे समझ आ चुका था कि रे ही उसका बेटा था जो उससे कहीं छुपा दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद तो वो उसकी आंखों के सामने रह रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं पहचान पाई। और तभी उसकी नजर एमा पर पड़ती है जो कि दीवार के दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। वो अपनी आंखों से सारे बच्चों को वहाँ से जाते हुए देखती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम ऑर्फनेज से भागे हुए सारे बच्चों को देखते हैं जो कि इस वक्त जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। तभी एमा वो स्पेशल पेन निकालती है और जैसे ही उसे ओपन करती है उसमें से निकलता है एक उल्लू और वो इन सभी को शहर में जाने का रास्ता बताता है। उसे फॉलो करते हुए सारे बच्चे शहर में पहुंच जाते हैं। बच्चों के जाते ही इजाबेला पीटर और दादी के पास आती है और उनसे कहती है कि बच्चों को ऑर्फनेज से भगाने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उसकी ये बात सुनते ही पीटर और दादी आग बबूला हो जाते हैं और वो इजाबेला को डीमंस के हवाले कर देते हैं और यही थी उसकी पनिशमेंट। वो डीमन इजाबेला को मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।